नमस्कार मित्रों, अनन्या परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। भूगोल की टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की जो कक्षाएं हैं आपकी प्रारंभ हो चुकी है और हम लोग जो टॉपिक रखे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी और उसी से संबंधित आगे इसको बढ़ाते हुए हम लोग उसके बाद हम लोग शुरुआत कर रहे हैं उसी में लैटिट्यूड लाइन अक्षांश रेखा से रिलेटेड। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा था कि ग्लोब से संबंधित कि ग्लोब में उसके मध्य से होकर के एक जाने वाली लाइन थी और उसी लाइन को भूमध्य रेखा कहा गया था और भूमध्य रेखा की जो कुल लंबाई बताई गई थी 40,076 किलोमीटर। फिर इसके बाद इसी में कहा गया था कि अगर इसके मध्य से एक रॉड लिया जाए और रॉड को छेद करके आर पार कर दिया जाए इस तरह से। जैसे उदाहरण स्वरूप ये ग्लोब को अगर देखा जाए तो ग्लोब के मध्य में ये भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। इसी भूमध्य रेखा को इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है। और यदि एक रॉड लें हम लोग और यहाँ से रॉड को लेकर के हथौड़ी से अगर इसको मारा जाए और इस पार हो जाए तो जो पार्ट इसका रॉड का अंदर रहेगा वही चीज़ यहाँ पे फिगर में है कि इस प्रकार हमें ये नजर आएगा और इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखीय भूमध्य रेखीय व्यास, इक्वेटोरियल डायमीटर। इक्वेटोरियल डायमीटर की जो कुल लंबाई है ये 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। और इसी प्रकार आगे इसी में एक चीज़ और अगर हम लोग करें नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मध्य से होकर के जाने वाली लाइन जिसे हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं और इसी प्राइम मेरिडियन के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर नॉर्थ पोल और साउथ पोल और इन दोनों देशांतरों की जो कुल लंबाई है वो 40,008 किलोमीटर या इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखीय परिधि। भूमध्य रेखीय परिधि कहते हैं और इसे कहा जाता है ध्रुवीय परिधि। इसे ध्रुवीय परिधि और इसे कहा जाता है भूमध्य रेखीय परिधि। ध्रुवीय परिधि और भूमध्य रेखीय परिधि दोनों का जो डिफरेंस लिया जाए, अंतर, दोनों का अंतर है लगभग 68
किलोमीटर के आसपास है। और इस प्रकार यदि नॉर्थ पोल यहाँ से एक रॉड लेकर के और हथौड़ी से अगर इसको हम लोग आर पार करें तो साउथ पोल तक पहुँच जाएगा। और इस प्रकार जो ये साउथ पोल तक ये लाइनें आएगी, इसे जो नाम दिया गया है ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास। और इसकी लंबाई जो है 12,714 किलोमीटर। इस प्रकार निष्कर्ष क्या निकला कि भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच में जो अंतर है वो कितना है, 42 किलोमीटर का अंतर है। और इसी से निष्कर्ष निकाला गया था कि हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है, इसका शेप कैसा है। तो वहाँ पे आया था कि इस प्रकार की जो आकृति को नाम दिया गया था, ज्वाइड नाम दिया गया था। ज्वाइड। या इसी को लघव्याकार, लघव्याकार, या इसी को भूआभ, या इसी को पृथ्व्याकार इत्यादि के नाम से इसी को जाना जाता है। लेकिन इंग्लिश में एक वर्ड आता है इसमें, ज्वाइड। अब देखिए दोनों व्यास आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं बीच में कट करेंगे, और जहां पे एक दूसरे को काटते हैं वही क्या हो जाएगा, पृथ्वी का सेंटर पॉइंट। और इसी सेंटर पॉइंट से कोई भी अगर एंगल बना दिया जाए, है ना, इसके सेंटर पॉइंट से यदि कोई हम लोग कोण बनाते हैं, और मान लीजिए जो कोण बनाया गया वहां पे 23.5 डिग्री का, और इस तरफ भी अगर इस तरह से बनाते हैं हम लोग 23.5 डिग्री का, और यहाँ पर ए और बी पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद करते हैं, और इसी को क्या करेंगे हम लोग, भूमध्य रेखा के समानांतर इसको ज्वाइन कर देते हैं। और जो ये लाइन मिलेगी हम लोगों को, इसी को कहा जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, या इसे कहेंगे हम लोग कर्क रेखा, या इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। इसी को भूमध्य कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी सिद्धांत के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि सभी अक्षांश रेखाओं को यहाँ पे ड्रा करते हैं। या इसी को एक कल्पना के रूप में और देखें हम लोग कि ये मान लिया जाए कि इसी का ट्रांसपेरेंस वाला रूप है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग की अगर हम लोग बात करें, और इस तरह से ध्रुवीय क्षेत्र से यदि एक नॉड लिया जाए, कील लेकर के रॉड, और इसको आर पार करें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये भूमध्य रेखीय व्यास। और दूसरा है ध्रुवीय व्यास, और यहाँ से भूमध्य रेखा से अगर करें हम लोग तो एक हमें ये मिलेगा, और जहाँ पे पृथ्वी पर ये कट करेगा यही क्या हो जाएगा, इसका सेंटर पॉइंट। और इसी सेंटर पॉइंट से यदि कोई और हम लोग एंगल बनाते चलें, मान लीजिए कि 1 डिग्री, तो 1 डिग्री से ज्वाइन, फिर यहाँ पे 2 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे ऐसे करते हुए यानी एंगल बनाते चले जाएंगे, और इस प्रकार हमें उतने डिग्री की अक्षांश रेखाएं वहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। और यही प्रक्रिया हम लोग साउथ में भी करते हैं, और वहाँ पर भी ये चीज़ हम लोगों को दिखाई देती है। दूसरे रूप में और देखें कि अगर इसी को आगे बढ़ाते हुए कि अगर यहाँ से एंगल हम लोग बनाए 66.5 डिग्री का, 66.5 डिग्री, और यहाँ से भी बनाया जाए और इसको आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, तो ये जो हमें मिलेगा 66.5 डिग्री नॉर्थ, या इसी को आर्कटिक,
आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। तो इसी सिद्धांतों का पालन करके हम लोग सभी अक्षांश रेखाओं को यहाँ पे ड्रा करते हैं। तो इसी को एक दूसरे रूप में भी इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं कि मान लिया जाए कि अपनी पृथ्वी को यहाँ से ध्रुवीय क्षेत्र से ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें हम लोग, हैं 2 पार्ट्स में इस तरह से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो यही पृथ्वी जो हमें जो मिलेगी कुछ इस रूप में यानी नजर आएगी। ये कुछ इस प्रकार ऐसे नजर आती है। और इसका जो व्यास, ध्रुवीय व्यास इस प्रकार आएगा और ये इस तरह से आएगा। ये इसका पृथ्वी का क्या हो जाएगा, पृथ्वी का केंद्र बिंदु। ये पृथ्वी का क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट। अब इसी सेंटर से ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये सदर्न हेमिस्फेयर। अब यहाँ से अगर हम लोग कोई एंगल बनाते हैं, मान लीजिए कि ये 10 डिग्री का एंगल बनाएं और इस तरह से इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन करते चले जाएं और फिर इसके बाद यहाँ से 20 डिग्री का एंगल बनाएं और ये हम लोग इस तरह से इसको ज्वाइन कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे ये चलते चले जाएंगे। अब यहाँ से निष्कर्ष में क्या आता है कि जितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, मान लीजिए कि यदि यहाँ पर 1 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पे यदि हम लोग एंगल बनाते हैं 89 डिग्री तो 89 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ से देखिए क्या निष्कर्ष में आया कि उत्तरी गोलार्ध में कुल कितने ऐसे अक्षांश होंगे जिनके साथ n लिखा रहेगा। तो निष्कर्ष में क्या आएगा 90 अक्षांश। 90 अक्षांश ऐसे होंगे जिनके साथ क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे n लिखा रहेगा। और यही प्रक्रिया यदि साउथ की तरफ हम लोग करें तो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री, 3 डिग्री और अप टू कितना हो जाएगा ये 79 डिग्री, और सॉरी 89 डिग्री साउथ, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 डिग्री साउथ। अब साउथ की बात करें तो साउथ में भी क्या होगा, यहाँ पे कुल कितने अक्षांश होंगे 90 अक्षांश। अब इसमें से एक अक्षांश ऐसा होगा उसके साथ ना तो n लिखा रहता है ना तो उसके साथ क्या होगा s लिखा रहेगा, या इसी को क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है ऐसे कुल कितने अक्षांश होते हैं जिनके साथ ना तो n लिखा रहे ना तो s लिखा रहे। तो क्या उत्तर होगा, केवल मात्र एक अक्षांश होगा, वो कौन सा होगा आपका 0 डिग्री, और उसी को कहा जाता है बृहद वृत्त के रूप में कहा जाता है। और इस प्रकार सभी को जोड़ देंगे तो कुल अक्षांशों की संख्या में प्राप्त हो जाती है, और टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों 181 अक्षांश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है 181 अक्षांश होते हैं। और इसी में से 2 अक्षांश ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। कौन कौन से होते हैं, एक उसमें से 90 डिग्री नॉर्थ होगा और 90 डिग्री साउथ होगा। कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि किसी भी अक्षांश की यदि लंबाई निकालना हो, किसी भी अक्षांश की लंबाई ज्ञात करना है
उसके लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है 2 पाई r इंटू कॉस थीटा अपॉन 360, कॉस थीटा अपॉन 360। अब यदि 0 डिग्री अक्षांश की लंबाई निकालना है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे वहाँ पे, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 जब हो जाएगी तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे कि 2 इंटू और पाई की वैल्यू हो जाएगा 3.14 और पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसी को हम लोग 6400 ये रख देंगे और कॉस 0 की वैल्यू जो आपकी ये रख देंगे 1 आ जाएगी और डिवाइड कर देंगे 360 और इसकी लंबाई जो हमें प्राप्त हो जाती है ये 40,076 किलोमीटर। और इसी प्रक्रिया को यदि ये कहा जाए कि 60 डिग्री अक्षांश की लंबाई अगर ज्ञात करना है तो ये भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। या इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे 314 इंटू 6400 और कॉस 60 की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है और 360 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ, तो हो जाएगा 20,038 किलोमीटर। या ये कह सकते हैं कि 60 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई जो होती है भूमध्य रेखा के क्या होगी, जस्ट आधी होती है। क्यों आधी होती है, क्योंकि cos 60 की वैल्यू क्या होती है, वो 1/2 हो जाती है। और इसी प्रकार यदि 90 डिग्री अक्षांश की लंबाई ज्ञात करना चाहें तो cos 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाती है। जब 0 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अर्थात क्या निष्कर्ष निकला कि 90 डिग्री अक्षांश जो होते हैं उनको क्या है, एक पॉइंट के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, अर्थात इसको रेखा नहीं कह सकते हम लोग, है ना, इसको हम लोग रेखा नहीं कह सकते हैं। और इसी 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग तो कितना जाता है, 179। और जो 179 प्राप्त हुआ है ये हमें क्या होगा, कुल अक्षांश रेखाएं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो क्या उत्तर हो जाएगा वहाँ पे 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल कितने अक्षांश होते हैं तो उत्तर क्या होगा, 181 अक्षांश होते हैं। और मित्र एक और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि 1-1 डिग्री के अंतराल पर एंगल बनाया जाए तो कुल जो कोणीय वृत्त हैं वहाँ पर कुल कोणीय वृत्त की संख्या कितनी होगी। तो देखिए जो कोण बन रहा है वहाँ पे 1 डिग्री का बनता है, 2 डिग्री का बनता है, 3 डिग्री का है, 4 डिग्री का बनेगा। तो 90 कोण यानी नॉर्थ में बनेगा और 90 कोण है आपके साउथ में बनेंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, जो कोणीय वृत्त होंगे अक्षांशीय कोण, अक्षांशीय कोण 1-1 डिग्री के अंतराल पर वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 0 को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। और जब क्यों नहीं किया जाता है 0, क्योंकि 0 क्या होता है, आपका कोई कोण नहीं होता है। तो इस प्रकार यानी 3 तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये तीनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और हल्का हल्का सा केवल इसमें डिफरेंसेस हैं। एक है यहाँ पे अगर पूछा जाए 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश कितने होते हैं तो 181 अक्षांश। 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, 179 अक्षांश रेखाएं। और 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल कितने अक्षांशीय कोण होते हैं तो क्या उत्तर होगा, 180 अक्षांशीय कोण होते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके, देखिए ये टीजीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। टीजीटी का जो पहला यूनिट है वहाँ पर इसको विशेष रूप से ये रखा गया है यूनिट में। और इसके अलावा पीजीटी में देखा जाए तो पीजीटी में स्पेशल रूप से नाम नहीं डाला गया, लेकिन बिना ये सब कॉन्सेप्ट जाने हम लोग वहाँ पर क्या है कोई यानी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नेट में इसी को विस्तृत डिस्क्राइब करके पूछ लिया जाता है
कि 4 कथन दे दिए जाएंगे और 4 कथन में से पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन असत्य है। और इसके अलावा और बात करें हम लोग LT के पेपर में, वहाँ पर भी सिलेबस में ये रखा गया है। और फिर इसके बाद सुपर टेट का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर ये है आपका विशेष रूप से रखा गया है अक्षांश रेखा मित्रों, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से ये सब क्वेश्चन ये सब पूछे जा रहे हैं, सब चीज़ें हर साल ये सब आ रहे हैं सब। टेट सुपर टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। और फिर इसके बाद UPSC, वहाँ पर देखिए UPPCS से रिलेटेड RO ARO के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस प्रतिवर्ष यानी पूछे ही जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रमुख अक्षांश रेखाओं की विशेषता हो गई। और इसकी देखा जाए तो विशेषता और देखिए क्या क्या हो सकती है कि यहाँ से क्या निष्कर्ष में आया कि जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर जा रहे हैं, इसकी लंबाई क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। तो अगली देखिए विशेषता क्या हो जा रही है कि सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई एक समान नहीं होती है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा, अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती चली जाती। इसी को व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो प्याज को ले लिया जाए कि प्याज का जब हम लोग सलाद बनाते हैं तो बीच में इस तरह से काटा जाता है, बीच वाला जो पार्ट निकला काफ़ी ब्रॉड निकलता है, और जैसे जैसे हम लोग उसको किनारे वाले पार्ट पे जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा, वहाँ पर उसके लिए प्याज सलाद की जो है वो आपकी चौड़ाई कम होती चली जाती है। बिल्कुल सेम कंडीशन यही क्या है अक्षांशों पर लागू होता है कि जैसे जैसे मध्य क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाते हैं, उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती चली जाती। क्यों कम होती चली जाती है? क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे विशेष रूप से करना है कि जो भूगोल हम लोग भूगोल का अध्ययन करते हैं वहाँ पे 3W एक सिद्धांत है, वहाँ पे हम लोग 3W का वहाँ पे स्टडी यानी मेन रूप से करना है। एक है यहाँ पे व्हाट, क्या चीज़ हो रही है, दूसरा है वेयर, कहाँ पर हो रही है वो, और तीसरा है वहाँ पर वाई, क्यों हो रही है वो, है ना। अगर इन चीज़ों का अगर आंसर मिल जाता है ये, तो यही वास्तविक क्या हो जाता है, भूगोल होता है। तो भूगोल में यानी हम लोग यानी कौन सी घटना घट रही है ये देखेंगे हम लोग, जिसे तथ्यात्मक कहते हैं। फिर वो कहाँ घट रही है, तो ये क्या है, लोकेशन एनालिसिस को यानी बताता है। और इसी से रिलेटेड यानी एनालिसिस से लोकेशन मॉडल भी आपके हैं जो कि चोरले और हैगेट के द्वारा वहाँ पे स्थापित जो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं उन लोगों के द्वारा स्थापित है। और फिर यदि वाई का जवाब मिल जाता है तो यही क्या हो जाता है, आपका साइंटिफिक हो जाता है कि भूगोल एक मानवीय विषय ना होकर के क्या है, आपका वैज्ञानिक विषय हो जाता है। तो इस तरह से क्या, कहाँ और क्यों व कैसे की अगर बात करें तो वही क्या हो जाता है, आपका भूगोल है। तो एक चीज़ जैसे आपको बताया गया कि अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा यानी वाट, फिर बात आ रही है वेयर, कहाँ की बात हो रही है कि 60 डिग्री अक्षांश की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री की बात कर रहे हैं कि 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, ये हो गया। और फिर वाई कि इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम क्यों होती चली जा रही है, तो कारण क्या है, क्योंकि फार्मूले में जब हम लोग कॉस की वैल्यू रखते हैं तो कॉस की वैल्यू क्या है, जैसे जैसे जीरो से हम लोग ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। और जब कम होती चली जाती है इसलिए क्या हो जाता है, यहाँ पे अक्षांश रेखाओं की लंबाई भी कम होती चली जाती है। तो ये प्रमुख मेजर ये कारण हो गए, और जिससे ये क्लियर हुआ कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और कैसे हमारे ग्लोब पर ये ड्रा की गई हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। फिर बात आती है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है ना। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, इसका मतलब क्या है, यदि मान लिया जाए एक है आपका 20 डिग्री नॉर्थ और दूसरा है आपका 19 डिग्री नॉर्थ, तो ये बात आ रही है कि इन दोनों के बीच की दूरी यानी हम लोग ये कितनी होती है। तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे होती है कि ये जो दूरी है आपकी 111.13 किलोमीटर होती है। कैसे होती है अब इसके बात आए हम लोग, है ना। तो कैसे की बात आती है या क्यों हो रही है, तो अभी देखिए आपको एक चीज़ बताया गया कि प्राइम मेरिडियन लाइन हो गई है, और प्राइम मेरिडियन लाइन की जो लंबाई है
तो टोटल यानी लंबाई कितनी बताई गई है, 20,004 किलोमीटर। अब इसी लाइन को एक एक डिग्री के अंतराल की अगर बात करें तो कुल कितने बिंदु आते हैं, 181 बिंदु आते हैं। लेकिन ये कितने भागों में डिवाइड होते हैं, 180 भाग में डिवाइड होते हैं। और इस प्रकार देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जैसे कोई आपके पास एक रेखा हो और इस पे 3 बिंदु हो, एक बिंदु यहाँ पर हो A, दूसरा B और तीसरा क्या हो C, तो 3 बिंदु हो तो कुल कितने भागों में डिवाइड होती है, ये 2 भागों में डिवाइड होती है। इसी प्रकार यदि एक रेखा उससे 5 बिंदु हो, A, B, C, D और E, रीजनिंग में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि कितने भागों में है, ये 4 भागों में डिवाइड होती है। यानी निष्कर्ष में क्या आया कि जितने पॉइंट होंगे उससे एक कम भाग में क्या होता है, वो डिवाइड होता है। इस प्रकार यहाँ पे एक एक डिग्री के अंतराल पर कुल पॉइंट कितने बन रहे थे, 181 पॉइंट बन रहे थे। लेकिन कितने भाग में डिवाइड होगा, वो 180 भाग में डिवाइड होगा। अब कौन सी भाग लंबाई डिवाइड हो रही है, यही आपका जो प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन की जो लंबाई बताई गई है, कितनी बताई गई है, 20,004 किलोमीटर। और इसी को 180 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक भाग की आपकी लंबाई आ जाएगी 111.13 किलोमीटर। तो इस तरह से निष्कर्ष में आया कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर होती है। अब बात आती है कि सर ये सब चीज़ फार्मूले, ये मैथमेटिकल तरीके से इस तरह से ये क्यों ऐसा बता रहे हैं, क्या चीज़ है, इसकी उपयोगिता क्या है, कि मनुष्य के जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है, इसको व्यवहारिक रूप यदि लेना है तो यानी ये कैसे यानी चीज़ किया जा सकता है। तो जैसा कि देखिए आजकल क्या है, जीपीएस सिस्टम आया हुआ है, यूजीसी के पेपर में स्पेशल रूप से टॉपिक आपके रखे गए हैं जीपीएस। और जीपीएस जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको ले लीजिए। जीपीएस सिस्टम। और इसी जीपीएस की अगर बात करें हम लोग तो एक मूवी भी बनी थी चक्रव्यूह, है ना, चक्रव्यूह। और इसी में ग्लोबल पोजीशन से देखिए क्या है कि एक बॉडी में सिस्टम लगा दिया जाता है और उसी जीपीएस के द्वारा क्या है, उसके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। तो जीपीएस सिस्टम के द्वारा क्या है कि यदि कोई अक्षांश है कि इतने डिग्री अक्षांश पर वो व्यक्ति है और जो टारगेट रखा गया है दूसरे स्थान पर रखा गया है, तो वहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है। अब दोनों का जब अक्षांशीय लोकेशन पता चला कि यहाँ पे जीपीएस सिस्टम के द्वारा इस पोजीशन पे और हमारा ये है, तो इससे पता चल जाए कि अगर दोनों के बीच में 4 अक्षांश का अंतर है, 4 अक्षांश का अंतर है, तो इस तरह से क्या है, दोनों के बीच की दूरी वहाँ पे निकाल सकते हैं। एक अक्षांश का अंतर कितना, 111.13 और मल्टीप्लाई कर देंगे 4, तो 4 4 4 और तो 444.52 किलोमीटर यानी वहाँ पे डिस्टेंस पता चल जाता है। और एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए क्या यूपीएससी के सिलेबस में सब रखा जाता है सब चीज़ें। फिर बात आती है कि ये टीजीटी पीजीटी इन सब के सिलेबस में क्यों रखा गया है। अब चूंकि देखिए प्रशासन क्या है, प्रशासन कैसे बनेंगे, है ना, जब तक यानी हम लोग ये टीचर के रूप में खुद को नहीं जानेंगे ये सब चीज़ें, तब तक उनको नहीं पढ़ा सकते हैं। जब उनको नहीं पढ़ा सकते हैं तो क्या है कि एक प्रशासनिक अपने कार्य को यानी सही से नहीं कर पाता, इसलिए आपको शैक्षणिक दृष्टिकोण से क्या वहाँ पे सब सिलेबस में रखे गए हैं। तो इस तरह से जीपीएस में इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और यही कारण है कि देखिए क्या है कि जो रिमोट सेंसिंग और जीपीएस जो कि एक आधुनिकतम देखा जाए कि डिप्लोमा है और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में काफ़ी तेज़ी से डेवलप होता चला जा रहा है, क्योंकि ये इसका जो बेसिक चीज़ें हम लोग शुरुआत करते हैं सब क्या है आपके यहीं से सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस प्रकार ये हुई अक्षांश रेखा से रिलेटेड। एक बार दोबारा देख लीजिए कि अक्षांश रेखा क्या होती है, तो उसका देखिए क्या परिभाषा क्या निकलेगा। पृथ्वी के केंद्र बिंदु से
सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से उत्तर या दक्षिण, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या सदर्न हेमिस्फेयर, प्राइम मेरिडियन के सहारे हैं, किसको यानी बेस मानेंगे वहाँ पे, प्राइम मेरिडियन के सहारे, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे उत्तर या दक्षिण में जो खींची गई कोणीय दूरी है, डिस्टेंस ड्रा टू एंगुलर डिस्टेंस है, खींची गई कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। ये तो एक है कि भूगोल का एक विस्तृत रूप है जो आपके व्याख्या के रूप में आपका उसका परिभाषा है। नॉर्मल कंडीशन में कह दिया जाता है ऐसी अक्षांश रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इस तरह से यानी दोनों दृष्टिकोण से देख लिया गया कि वहाँ पे इसकी परिभाषा क्या हो गई। अब इसकी जो विशेषताओं के रूप में देखा गया था कि 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल कितने अक्षांश हो रहे थे, तो क्या उत्तर होगा वहाँ पे 181 अक्षांश होते हैं। फिर उसमें से 2 अक्षांश ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पॉइंट के द्वारा ड्रा करते हैं और जब उन्हीं को हम लोग वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को, तो वहाँ पर उत्तर क्या मिल जाता है 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। और फिर इनमें से एक अक्षांश ऐसी होती है जिसको हम लोग एंगल के रूप में ड्रा नहीं करते हैं, तो 181 में से 0 डिग्री अक्षांश को जब घटा देते हैं तो वहाँ पे अक्षांशीय कोण यानी निकल आता है कि 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल कितने अक्षांशीय कोण होंगे, तो क्या उत्तर होगा 180 अक्षांशीय कोण होते हैं। फिर दूसरी विशेषता देखिए क्या आती है कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं एक दूसरे के क्या होता है, समानांतर होती हैं, यानी समान दूरी पर होते हैं। यानी अगर 1 और 2 के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर है तो यही दूरी क्या होगी, सब जगह पे बराबर हो जाती है, हर जगह प्लेस पे वो सब बराबर हो जाती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या हो जाती है, वहाँ पर डिफरेंसेस तो होती चली जाती है लेकिन उनके बीच की जो दूरी होती है वो कम, वो क्या होता है का एक समान रहती है, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। फिर और देखिए विशेषता क्या होती है कि सभी अक्षांश रेखाओं में से सबसे बृहद या सबसे ग्रेटर या सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, तो क्या उत्तर होगा भूमध्य रेखा होती है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है बृहद वृत्त या ग्रेटर सर्किल के नाम से नाम दिया गया है। फिर अन्य विशेषता में देखिए क्या है कि कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा है जो भूमध्य रेखा की आधी होती है, तो क्या उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री। उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश रेखा ऐसी होती है जो कि भूमध्य रेखा की जस्ट क्या हो जाती है, वो आधी होती है। फिर और देखिए विशेषता है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर होती है। ये सब यानी प्रमुख यहाँ पे इसके मेजर ये इसकी विशेषता हो गई। तो अब इन सब विशेषताओं से ही आगे देखिए जो लिंक रहेगा कि कौन कौन सी ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जिसको हम लोग डिटेल रूप से पढ़ना हम लोगों को, या उनको यानी हम लोग जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो मनुष्य के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे प्रभावित करती हैं। तो आगे जो इसी में हम लोग टॉपिक शुरुआत करेंगे कि प्रमुख अक्षांश रेखाएं और उसका मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाला जो प्रभाव है कि वो हमारे आर्थिक क्षेत्र को कैसे प्रभावित करती है, हमारे एग्रीकल्चर को कैसे प्रभावित करेगी, हमारे परिवहन के दृष्टिकोण से कैसे महत्वपूर्ण होगा, औद्योगिक दृष्टिकोण से कैसे महत्वपूर्ण है, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से कैसे महत्वपूर्ण है, क्लाइमेट के दृष्टिकोण से या बायोडाइवर्सिटी के रूप से कैसे यानी महत्वपूर्ण होती है। यानी ये कह सकते हैं कि जितने इसके भूगोल के भौतिक पार्ट हैं या मानवीय पार्ट हैं उन सबको यानी कोरिलेट करते हुए यानी इसी को हम लोग पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हम लोग फिर आगे इसी को शुरुआत करते हुए फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक चीज़ और है कि एग्ज़ाम भी देखिए इधर है यूजीसी से रिलेटेड है आपका है, तो कोशिश ये करेंगे कि कुछ क्वेश्चन से आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया जाएगा ताकि यूजीसी के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ताकि विद्यार्थियों को वहाँ पे उसकी भी सहायता मिले। तो मित्रों सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।